और एसआर में एक्साइटमेंट जिन्हें ना दिखता हो उनके लिए बाजार में एक नया ऑप्शन आ गया है, BLF मॉबस्टर 135। कंपनी का नाम वेलोसिफेरो है और इस स्कूटर को आप देख चुके हैं। हम आपको अपने फर्स्ट लुक वीडियो में इसके सारे फीचर्स के बारे में बता चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि ये चलती कैसी है। फटाफट इस पे बैठ के देखेंगे कैसा है इसका राइड एक्सपीरियंस। पर राइड पे निकलने से पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई स्कूटर सबसे पहले आपको देखने मिलेगी इस चैनल पे। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। अब चलिए बैठ के देखते हैं कैसा है स्वाद मॉबस्टर 135। ऑन पेपर मॉबस्टर 135 है भारत की सबसे पावरफुल 125cc स्कूटर, पर क्या ये रोड पे भी इसी बात को सच साबित कर सकती है? चलिए देखते हैं। क्या पुल है इसका। इस गाड़ी के इंजन में मिड रेंज इतना स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी 90 की स्पीड तक पहुंच चुका हूं। और रेव्स देखिए 9000 आरपीएम पे है ये मोटर। बहुत ही आसानी से ये स्कूटर 100 की स्पीड टच कर लेती है। बहुत एक्साइटिंग है इसका परफॉर्मेंस। एक 125cc स्कूटर से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बड़ा लगता है ये इंजन। BLF ने इस स्कूटर के नाम में 135 ज़रूर लिखा है, पर अगर आपको अगर ये नहीं पता है कि इसमें 125cc का इंजन लगा है तो शायद आप जान ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा ये शायद 135 या शायद 150cc का इंजन भी हो सकता है। इतनी पावरफुल है इस स्कूटर की परफॉर्मेंस। देखिए आप इस स्कूटर के इंजन में दम कितना है। 25 की स्पीड से इतनी तेजी से ये स्कूटर एक्सेलरेट करती है। वैसे इस स्कूटर की क्लेम टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की है और मैंने एक रन पे 108 की स्पीड देखी इंडिकेटेड स्पीडों पे, जिसका मतलब है रियल इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। जिस तरीके से ये स्कूटर उस स्पीड तक पहुंचती है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत मज़ेदार है और काफ़ी एडिक्टिव है। आपको इसे बार बार इस स्पीड पे ले जाने में बहुत मज़ा आएगा। पर इस इंजन के रेव हैप्पी नेचर का मतलब ये है कि इसे कॉन्स्टेंटली हाई रेव्स पे रहना पसंद है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं 50 की स्पीड पे हूँ, पर अगर मैं थोड़ी स्पीड कम भी कर लूँ, जैसे अगर मैं 40 तक आ जाऊँ और 40 पे मैं एक कांस्टेंट थ्रॉटल मेंटेन रखूँ इनपुट, तो भी स्कूटर 6000 आरपीएम पे ही है। इसका इंजन काफ़ी हाई रेव्स पे रहना पसंद करता है और इसकी वजह से जब आप शहर में चला रहे हो, सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो 30, 40, 50 की स्पीड पे, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि इंजन कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड लगता है। उसकी आवाज़ भी काफ़ी है। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्सेलरेशन के वक्त जो आवाज़ आती है स्कूटर के एग्जॉस्ट से वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एंजॉय करेंगे आप इसे। बट एट द सेम टाइम जब आप लंबे समय के लिए स्कूटर को चला रहे हो तो ये थोड़ा सा टायरिंग, थोड़ा सा फटीग इंड्यूस करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आपके कानों में ये आवाज़ रहेगी और जो रेव्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हाई ही रहेंगे। ये स्कूटर को 5 से 6000 आरपीएम से नीचे आना ज़्यादा पसंद नहीं है। जो लो एंड रिस्पॉन्स है वो भी ठीक ठाक है, इतना एक्साइटिंग नहीं है जितना इस स्कूटर का मिड रेंज है। और जहाँ तक बात रही इसकी ब्रेकिंग की, वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। ब्रेक्स का जजमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको दोनों ही ब्रेक्स से काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर मिलेगी। ABS काम करता है, आपको सेफ रखता है जब आप हाई स्पीड से भी तेज़ी से रुकने की कोशिश करें, तो ABS का कैलिब्रेशन सही है। और इस स्कूटर में ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से आपके पास एक एडिड सेफ्टी नेट है जिसको आप वेलकम करेंगे। और मुझे लगता है और जो स्पोर्टी स्कूटर्स हैं इंडिया में उनमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल किया जाना चाहिए इसी तरह से। सिटी ट्रैफिक में भी आराम से चला सकते हैं आप मॉबस्टर को। वज़न इसका कम है, 122 किलो की है ये स्कूटर, तो गैप्स निकालने में, लेन चेंज करने में आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं होगी। स्कूटर बड़े ही आराम से सिटी ट्रैफिक से निपट लेती है। अनफॉर्चुनेटली मॉबस्टर 135 की कहानी परफेक्ट नहीं है और यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती हैं इस स्कूटर की सीट के साथ। ये स्कूटर काफी छोटी है, कॉम्पैक्ट है और उसी तरीके से इसकी सीट को भी काफी छोटा रखा गया है। साइज बहुत नहीं है, लंबाई काफी सीमित है इस सीट की।
और इसकी हाइट जो है वो 797 मिलीमीटर्स है, जो एक 125 सीसी स्कूटर के हिसाब से थोड़ी ऊंची है। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से थोड़ी कम है तो आप थोड़ा इस पे स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि टिप टो आपको करना पड़ेगा या शायद आपके पैर भी ठीक से नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर इस चीज को निगेट करने के लिए वेलोसिफेरो ने इस सीट को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की है, इसे एक टेपर डाउन इफेक्ट दिया गया है। उससे होता यह है कि जब आप ब्रेक करेंगे स्कूटर पे तो आप खिसक के नीचे आ जाएंगे और आपको फिर अपने आप को घसीट के वापस पीछे लाना होगा सीट में। जब आप वो करेंगे तो ये पीछे यहाँ पे एक काफी स्टिफ स्पाइन दी गई है इस स्टेप सीट में, और वो आपके टेल बोन में लगेगी, जिसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, राइट। इस सीट की कुशन भी काफी फर्म है और इसको जब आप लंबे समय के लिए चलाएंगे तो आपको थकान महसूस होना लाजमी है। जो पिलियन सीट है, मैं आपको बता दूं, ये मेरे एक्सपीरियंस में सबसे अनकंफर्टेबल पिलियन सीट्स में से एक है, क्योंकि नंबर 1, जब कोई राइडर यहाँ बैठ जाता है तो आपके लिए पीछे जगह बहुत ही कम बचती है। मेरे लिए ये सीट छोटी है, अगर मुझसे कोई और थोड़े बड़े हों एडल्ट तो उन्हें तो बेसिकली सीट से बाहर होके बैठना पड़ेगा, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा। ग्रैब हैंडल का साइज अच्छा है, पर जो फुट पेग्स हैं पिलियन के लिए वो इतने छोटे और इतने पतले हैं और उन्हें डिप्लॉय करना भी मुश्किल है। जब आप उन पे पैर रखेंगे तो आप ठीक से अपने पैर बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे उन पे, और 2 किलोमीटर की राइड में भी आपके पैर दर्द करने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से पैसेंजर कंफर्ट के लिए ये स्कूटर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंजन, चैसी और ब्रेक्स तीनों ही काबिले तारीफ हैं, पर इसके सस्पेंशन के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। जो इसका टेलीस्कोपिक फोर्क है और इसके डुअल रियर शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इनमें कोई मेल मिलाप मुझे लगता ही नहीं, इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन तालमेल है ही नहीं। रियर सस्पेंशन फिर भी किसी हद तक सफल है, तो आप राइड क्वालिटी को लेकर इतनी शिकायत नहीं कर पाएंगे। पर जो फोर्क है, जो फ्रंट एंड का सेटअप है, ये बहुत ही स्टिफ है। जब आप खराब सड़कों पे चलेंगे तो इसमें कॉन्स्टेंटली झटके आपको लगते रहेंगे। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो ये ठीक है, बट जब आप लंबी राइड पे निकलेंगे और जब आप खराब सड़कों पे चलाएंगे तो इससे जो झटके लगते हैं उससे आपके हाथ दर्द करने लगेंगे 10 किलोमीटर बाद, 15 किलोमीटर बाद, क्योंकि इस हैंडल बार में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि अल्टीमेटली ये स्कूटर का फ्रंट एंड कम्युनिकेटिव जरूर है, पर हर एक पॉटहोल, हर एक क्रैक रोड में जो है वो आपको हैंडल बार के थ्रू फील होता है। और जब आप तेज गति से चल रहे हो तभी जब भी फ्रंट व्हील किसी खड्डे में लगे या किसी रोड जॉइंट में लगे तो स्कूटर का डायरेक्शन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबली चेंज हो सकता है और स्कूटर की हैंडलिंग जो है वहां पे थोड़ी बिगड़ जाती है। स्कूटर अंडर स्टीयर भी करने लगती है हाई स्पीड्स पे, जो थोड़ा सा डिस्कंसर्टिंग हो सकता है। वैसे तो हम ऐसी स्पोर्टी 125 सीसी स्कूटर से प्रैक्टिकलिटी की उम्मीद नहीं करते हैं, पर फिर भी इस स्कूटर में काफी सारी चीजें बेहद इम्प्रैक्टिकल लग रही हैं। इसमें सिर्फ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है आगे, और ये स्टोरेज कंपार्टमेंट आप देखेंगे काफी छोटा है और गहरा भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको अपना फोन रख के दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरा फोन भी पूरी तरीके से फिट नहीं हो सकता है, ये लिड बंद नहीं होगा। और यहाँ पे जो हिंज है इस कंपार्टमेंट की, ये इतनी चौड़ी है, इसको अकोमोडेट करने के लिए एक बहुत बड़ा कटआउट इन्होंने किया है इस कंपार्टमेंट के फ्लोर में। इसकी वजह से अगर आप इसमें कोई भी छोटे आइटम्स रखेंगे, जैसे अगर छुट्टे पैसे यहाँ रखेंगे, कोई पेन रखेंगे या कोई भी और छोटी चीज रखेंगे, तो वो यहाँ से गिर के स्कूटर से गिर सकती है नीचे जमीन पे। यहाँ पे आपको एक बैग हुक देखने को मिलेगा, पर इसके अलावा जो फ्लोर है स्कूटर का वो फ्लैट नहीं है, जो स्पाइन है ये उठी हुई है। इसकी वजह से आप कोई भी बड़े आइटम को यहाँ कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे यहाँ बैलेंस करना मुश्किल हो जाए। और जहां तक बात रही इसके अंडर सीट स्टोरेज की, आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट काफी सीमित है, काफी छोटा है, गहरा भी नहीं है, और जो इसका फ्लोर है वो भी कंप्लीटली फ्लैट नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी बड़ा आइटम कंफर्टेबली तो नहीं रख पाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे शायद एक हाफ फेस हेलमेट भी कंफर्टेबली फिट नहीं हो पाएगा, फुल फेस की तो बात ही नहीं है। और इसका जो फ्यूल फिलर लिड है वो भी सीट के नीचे ही लगा है। हर बार पेट्रोल भराने के लिए आपको इस स्कूटर से उतर के इसकी सीट को ऊपर करना होगा, जो मुझे लगता है आज के जमाने में काफी अननेसेसरी है। मॉबस्टर 135 पे जो 5 इंच का कलर TFT है, वैसे तो ये काफी क्रिस्प है और इसका जो लेआउट है वो मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि इस पे आपको रेव काउंटर भी काफी क्लियरली यहाँ पे मिलता है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज दिया गया है, ओडो है, ट्रिप मीटर है, और यहाँ पे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है।
ये स्क्रीन काफी लेजिबल भी है क्योंकि इसमें 5 लेवल हैं ब्राइटनेस के, तो जब आप तेज धूप में चला रहे हो तो आप इसको ब्राइटेस्ट सेटिंग पर रख सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपको साफ साफ दिखाई देगी। जो मुझे नहीं पसंद आया वो है इस स्क्रीन की यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी, क्योंकि जो भी स्कूटर की सेटिंग्स हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विच ऑन करना हो या स्विच ऑफ करना हो, वो आपको इसके जरिए ही करना होगा। आप जैसे ही बटन दबाएंगे एक मेन्यू खुल जाएगा। ये मेन्यू का डिजाइन एकदम डेटेड मालूम होता है, ऐसा लगता है कि कोई 1990s के कंप्यूटर की स्क्रीन आप देख रहे हो। BLF ने इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाया है, जो ऑप्शंस हैं वो एकदम सिंपली यहाँ पे दे दिए गए हैं और जो नेविगेशन है वो भी काफी अननेसेसरी मालूम होता है क्योंकि हर ऑप्शन तक जाने के लिए आपको बटन प्रेस करना होगा और अगर आपको इस मेन्यू से एग्जिट करना है बिना कोई चेंजेस किए, फिर भी आपको उस बटन को कम से कम 7 से 8 बार दबाना होगा एग्जिट तक पहुंचने के लिए और फिर ही राइट वाले बटन से आप एग्जिट कर पाएंगे। तो जो इस स्कूटर के स्क्रीन का यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो काफी अनफ्रेंडली है। इस स्कूटर के ग्रिप्स और स्विच गियर दोनों ही रीजनेबली हाई क्वालिटी लगते हैं, पर मुझे इसके मिरर्स से शिकायत है। इसके मिरर्स छोटे भी हैं, इनका शेप भी थोड़ा अजीब सा है और इनकी वजह से आपको स्कूटर पे ब्लाइंड स्पॉट्स से जूझना पड़ेगा क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत बड़े हैं इन छोटे मिरर्स की वजह से और आपको कॉन्स्टेंटली ये देखते रहना होगा कि आपके पीछे कौन चल रहा है। और जो स्कूटर के जो प्लास्टिक्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं फील हो रही। जो ब्रेक लीवर प्रोटेक्टर्स हैं ये ऑलरेडी लूज होना शुरू हो चुके हैं और जो स्टोरेज कंपार्टमेंट का लिड है, जो टाइप A USB चार्जर का लिड है, दोनों ही काफी कमजोर मालूम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों टूट के काफी जल्दी गिर जाएंगे। जिन्हें अटेंशन पसंद है उनके लिए मॉबस्टर 135 एकदम परफेक्ट स्कूटर है क्योंकि जहां पे भी आप इस स्कूटर को ले जाएंगे लोग मुड़ मुड़ के इसकी ओर देखेंगे, स्पेशली अगर आप ये नियॉन येलो शेड चूज करें। इसका डिजाइन काफी स्ट्राइकिंग है, काफी अलग लगता है दूसरी स्कूटर्स के मुकाबले। पर अगर आपको अटेंशन नहीं पसंद है तो आप शायद थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे स्कूटर के साथ क्योंकि लोगों के पास सवालों की लड़ी लगी हुई है। जहां पे भी मैं स्कूटर को लेके गया हूं लोगों ने इसके नाम के बारे में पूछा, इस कंपनी के बारे में पूछा, कितने सीसी की है ये पूछा, क्या पेट्रोल है या इलेक्ट्रिक है ये पूछा, कलर्स के बारे में पूछा। इतने सारे सवालों के जवाब देते देते आप फाइनली थोड़े थक जाएंगे। अगर आप इसकी सारी खामियों को दरगुजर करके भी इस स्कूटर को खरीदने का सोचें, फिर भी 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको रोक लेंगे। सबसे पहला फैक्टर है इस कंपनी का नेटवर्क। ये स्कूटर बेच रहा है मोटो हाउस इंडिया। ये एक रिलेटिवली नई कंपनी है। इनका नेटवर्क फिलहाल देश के चंद शहरों में मौजूद है और आने वाले दिनों में कुछ और शहरों में भी इनके शोरूम्स खुलेंगे। पर ये जिस भी शहर में अवेलेबल है वहां पे सिर्फ एक ही शोरूम है और एक ही सर्विस सेंटर भी होगा। और आपको पता है जो भी नए ब्रांड्स आते हैं जिनका नेटवर्क ज्यादा बड़ा नहीं होता, उनके साथ आफ्टर सेल्स सर्विस एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और ऐसे ब्रांड्स के साथ आपको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग भी काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। आपको हर स्पेयर के लिए ज्यादा वक्त वेट करना पड़ सकता है, ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। तो वो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि इस स्कूटर की कीमत ऑन रोड हो जाएगी करीब 1,60,000 से 1,65,000 के बीच और इससे करीब 20,000 रुपए कम कीमत पे आपको मिल सकती है अप्रिलिया की SR 175। SR 175 में आपको इसकी तरह डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता, रियर डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलता, पर आखिरकार वो एक 175cc स्कूटर है। उसकी परफॉर्मेंस भी धमाकेदार है, चलाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है वो स्कूटर। उसमें भी आपको प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं मिलता है। पर अप्रिलिया काफी जानी मानी कंपनी भी है और भले ही उनका आफ्टर सेल्स काफी इनकंसिस्टेंट हो, फिर भी उनका नेटवर्क मोटो हाउस के नेटवर्क से काफी बड़ा है। और फाइनली जब आप स्कूटर खरीदेंगे तो आपको ये चीज को भी मद्देनजर रखना होगा। इन कंक्लूजन में आपको ये बता सकता हूं कि इस स्कूटर में पोटेंशियल जरूर है, भले ही ये एक चाइनीज स्कूटर क्यों ना हो। इस स्कूटर में कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो आपको इंप्रेस करेंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूटर को भारत के यूजेज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है और वेलोसिफेरो को ये चीज करनी चाहिए क्योंकि ये स्कूटर और बेहतर हो सकती है अगर इसमें ये बदलाव किए जाएं और इसकी प्राइस और कंपेटिटिव बनाई जाए। कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू VLF मॉबस्टर 135 का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये भी बताएं कि क्या आप ये स्कूटर लेना पसंद करेंगे SR 175 के बजाय और क्यों। अगर आपके पास और कोई भी फीडबैक है हमारे लिए तो उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप
जरूर दे दीजिएगा। वहां नीचे आपको एक हाइप बटन भी दिखेगा, अगर आप उसे दबा देंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। अगर आप किसी को जानते हैं जो मॉबस्टर 135 के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।